शरीरलाई सपोर्ट दिनको लागि। हाम्रो शरीर नात्रो यो अस्थिहरूको समूह छैन भने तो हाम्रो शरीर तो त्यत्तिकै नि मासको लोथडा बनेर तल झर्छ नि। तो शरीरलाई स्ट्रक्चर दिनको लागि, शरीरलाई सपोर्ट दिनको लागि यो स्केलेटल सिस्टम चाहिन्छ। तो हाम्रो टाउकोदेखि खुट्टासम्म हामी यो स्केलेटन सिस्टमबाट पनि बनिएका छौँ। अब स्केलेटन सिस्टमको यो जुन हाम्रो ठुलो ठुलो हाम्रो अस्थिहरू छन्, यो अस्थिहरूको भित्र के निर्माण हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? जो हाम्रो रगत छ नि, रगतमा 3 प्रकारको हुन्छ नि रगतको कोषहरू। के छ नाम? रातो रगत कोष अनि सेतो रगत कोष, तेस्रो के छ? प्लेटलेट्स है। तो रातो रगत कोष यस्तो छ कि मात्र रातो रगत कोष हाम्रो शरीरमा, किनकि नियमित रूपमा कोषहरूको निर्माण पनि भइरहेछ अनि फेरि कोषहरूको पनि एउटा जीवन हुन्छ। जस्तो हाम्रो 100 वर्षको एउटा आदर्श जीवन हुन्छ नि मनुष्यको, त्यसै नै कोषहरूको पनि जीवन हुन्छ। कुनै कोषको जीवन 5 देखि 7 दिनको, कुनै कोषको जीवन छ 8 देखि 12 दिनको, कुनै कोषको जीवन छ 2-3 दिनको। तो नियमित रूपमा हाम्रो शरीरको भित्र त्यही एनर्जी प्रयोग गरेर कोषहरूको निर्माण पनि भइरहेछ अनि डिस्ट्रक्सन पनि भइरहेछ। अनि त्यसैमै जो हाम्रो यो लामो लामो अस्थिहरू हुन्छ नि, त्यसमा भन्छन् आफ्नो रातो रगत कोष। किन भन्छ? किनकि जति पनि तपाईहरूको भित्र कोष छ नि, सबै कोषको भित्र एउटा सानो मस्तिष्क हुन्छ, त्यसलाई भन्छन् न्यूक्लियस, केन्द्रक। त्यो न्यूक्लियसको भित्र तपाईहरूको सम्पूर्ण जेनेटिक वंशानुगत जानकारी छ। डीएनए सुन्नु भएको छ नि तपाईहरूले? त्यो डीएनए को वास त्यो केन्द्रकको भित्र नै छ। अनि त्यसमा फेरि तपाईहरूको ती सानो अमाउन्टमा, यति सानो छ त्यसको साइज कि हामी आँखाबाट त हेर्नै सक्दैनौँ। एकदमै स्ट्रङ माइक्रोस्कोप चाहिन्छ त्यो हेर्नको लागि। तर त्यसमा हाम्रो सबै इन्फर्मेसन छ। कस्तो खालको इन्फर्मेसन? हाम्रो कस्तो हाइट होला, हाम्रो यो छालाको रङ कस्तो होला, कपाल कस्तो होला, आँखाको रङ कस्तो होला, त्यो सबै जानकारी। अनि हाम्रो जसमा हामी यो पनि हेर्छौँ नि कि भाइ यो डीएनए टेस्ट गराएर यो थाहा हुन्छ कि यो आमा बुवाको साथमा सम्बन्ध छ के छ, मतलब को तो त्यसमा डीएनएबाट तो सबै आफ्नो आमा र बुवाबाट नि हाम्रो शरीर निर्माण भएको छ। तो जब यो प्रक्रिया हुन्छ नि, यो जब आमाको के छ त्यो अंडा भन्छन् नि कोष एउटा, त्यो पनि कोष नै हो। अनि बुवाको पनि एउटा स्पर्म हुन्छ। तो आमाको एग हुन्छ, बुवाको स्पर्म हुन्छ। त्यो स्पर्म पनि एउटा कोष छ, आमाको पनि कोष छ। दुवैमा आफ्नो आफ्नो जानकारी छन्। त्यसको मिश्रण जब हुन्छ, मिल्छन्, तो मिलने के बाद में उन दोनों के अंदर की अलग अलग कोष की अलग अलग जो उसकी डीएनए की जानकारी है ना, उनसे मिलकर के एक नया डीएनए हमारा बनके तैयार होता है, नया वंश है बेटा। और उस डीएनए के अंदर हमारी पूरी जानकारी होने के साथ साथ हमारे आमा बुआ की जानकारी भी होती है। तो जब हमारे जीवन की शुरुआत हुई तो हम एक कोष थे, 2 कोष मिले, उन्होंने मिलकर के एक कोष बनाया और उससे विभाजित होते होते सबसे पहले उस कोष के माध्यम से ये स्पाइन बनती है। ये तो हड्डी है, स्पाइन में हमारा नर्वस सिस्टम वाला जो स्पाइन होता है ना, वो बनता है। और उससे फिर धीरे धीरे सब नसें निकलती हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हमारा जो शरीर है, ये धीरे धीरे सारा हमारे आमा के गर्भ में निर्माण होता है। और फिर जब हम जन्म लेते हैं तो कितनी 326 308 को ये हड्डियां होती हैं। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 208 तो बाद में होती हैं। 208 हड्डियां हैं हमारे शरीर के अंदर, तो पनि ध्यान राख्नु होला। 208 अस्थिको समूहबाट हाम्रो शरीर बनिएको छ। यो स्केलेटन सिस्टम है। कान की सबसे छोटी होती है, नाकमा पनि छ, हेर्नुस् त नाक पनि छ, आँखमा पनि छ, पुरा यो आफ्नो खोपडी छ। औँलाहरूको लागि पनि हाम्रो अस्थि चाहिन्छ। अनि त्यसै नै यो टोटल मिलाएर 206 हड्डियां होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो 300 से ज्यादा होती हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी हड्डियां, फिर कुछ हड्डियां जुड़ करके मिल जाती हैं। तो ये जो हमारा रातो रगत कोशिका है ना, इस रातो रगत कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ सकें, क्योंकि हमारी जो रातो रगत कोष हैं, यही ऑक्सीजन को पकड़ के शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ऑक्सीजन ना हो तो जहां ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो पार्ट हाम्रो कुहिन्छ, इसीलिए ऑक्सीजन चाहिन्छ।
ऊर्जा बनाउनको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। तो जो रातो रगत कोषहरू मात्र यस्तो खालको हुन्छन् जिसके भित्र न्यूक्लियस केन्द्रक नहीं होता। अब केन्द्रक अरू के कार्य गर्छ केन्द्रक हाम्रो शरीरमा? अरू कार्य यो छ केन्द्रक को कि वो ये बताता है कोष को कि कब मरना है और नया कब तैयार होना है। वो सारी जानकारी रखता है केन्द्रक, जो आफ्नो कोषको सानो मस्तिष्क छ, एकदमै सानो मस्तिष्क। अब त्यो कारणले हाम्रो शरीरमा निर्माण गर्ने कार्यमा केन्द्रकको एकदमै मुख्य भूमिका छ। अनि रातो रगत कोषको भित्र त फेरि केन्द्रक छैन। त्यो कारणले हाम्रो शरीरमा जो लामो लामो आफ्नो अस्थिहरू हुन्छन् त्यसको भित्र रातो रगत कोषहरूको निर्माण हुन्छ। ठीक छ? यो जो हाम्रो ये लंबी लंबी हो गई ना, ये हमारी जो पैरों की हो गई लंबी लंबी, और जब बच्चे होते हैं तब, तो बचपन में तो बच्चे की हर हड्डी के अंदर रातो रगत कोशिका को निर्माण भित्र पनि हुन्छ, बोन मैरो भन्छ नि त्यसलाई। तो हाम्रो त्यहाँ आफ्नो रातो रगत कोषहरूको निर्माण हुन्छ। ठीक छ? अब अलिकति नर्भस सिस्टम, हाम्रो जो शरीर छ तो नर्भहरूबाट बनिएको छ, नसाहरू। अब कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि कि नसाको समस्या छ, के गर्ने हो? अब यस्तो छ कि यो हाम्रो मुख्य रूपमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो जो आफ्नो यो स्पाइन छ नि, यो स्पाइनबाट नै सम्पूर्ण शरीरको भित्र नसाहरू गइरहेछन्। मतलब ये जो हमारी स्पाइन हुई ना, इधर आओ एक बार शांति जी, जितनी भी नसों का ओरिजिनेशन है, माथि आउनुहोस्, यो हाम्रो स्पाइन छ नि, यो स्पाइनबाट नै हाम्रो नसाहरू निस्किरहेछन् अनि संपूर्ण शरीरमा गइरहेछन्। यहाँ पे भी आपकी जो नस है ना, वो आपकी स्पाइन से, मेरुदंड से निकल करके गई है। और इसीलिए अगर हमारी स्पाइन अच्छी होती है ना तो हमारी सारी नसें ठीक रहती हैं। और अगर हमारी स्पाइन में कहीं नस कहीं दब गई तो उस अंग में यहाँ तक दर्द होगा। जस्तो तपाईँहरूलाई यो थाहा होला, त्यो एउटा दर्द हुन्छ, दुखाइ हुन्छ साइटिकाको। अब यो साइटिकाको नस यहाँबाट निस्किन्छ, यहीं अगर दब गई तो पूरे पैर में दर्द करती है, खुट्टा में संपूर्ण खुट्टा दुख्छ। तो नसको कारणले हो। अनि नसाहरूको समस्या वात प्रकृतिमा विकर्ण आएको कारणले पनि धेरै हुन्छ। तो वातको अगर कसैको प्रकृति छ तो मान्छेलाई नसाहरूको समस्या हुन को संभावना अलिक बढी नै हुन्छ। अनि यसका साथै अगर हामी आफ्नो शरीरको भित्र वातलाई नियन्त्रित गर्छौँ भने तो नसाहरू ठीक हुन्छन्। अब यो स्पाइनको नसाहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने? मर्कटासन, भुजंगासन, मकर आसन, सबै स्पाइनको नै अभ्यास छ नि। तो स्पाइनको अभ्यास गर्दाखेरि मात्र हाम्रो यो आफ्नो कमरको दर्दमा पनि मुख्य भूमिका तो त्यही नै हो, नसाहरूको भूमिका अलि बढी छ। अनि त्यो पनि ठीक हुन्छ। अनि यसका साथमा ब्लड सर्कुलेसन पनि राम्रो हुन्छ। जब हामी स्पाइनको, मेरुदण्डको अभ्यास गर्छौँ नि तो हाम्रो शरीरको भित्र सर्कुलेसन, रगतको सर्कुलेसन पनि राम्रो हुन्छ। अनि नसाहरूको कार्य पनि राम्रो हुन्छ। अनि अरू काम के गरिरहेछन् नसाहरू? यो तपाईले कुनै कुरा स्पर्श गरेपछि यो थाहा हुन्छ नि कि यो चिसो छ कि तातो छ? कसरी थाहा हुन्छ? हाम्रो छालामा के छ? सेन्सर, नर्भ, त्यो जानकारी लिएर हाम्रो मस्तिष्कतिर जान्छ। ठीक छ? अनि मस्तिष्क फेरि भन्छ कि भाइ ये तो ठन्डा है, तो हामीलाई थाहा हुन्छ यो चिसो छ। अगर धेरै चिसो छ भने तो फेरि हाम्रो मस्तिष्क के भन्छ कि यो धेरै चिसो छ, तपाईले धेरै समय यो लगाउनुहुन्छ भने तपाईको छाला एकदमै यसमा गलाउँछ। गल्नलाई के भन्छौँ? गल जाएगा। वो बताने वाला दिमाग है, लेकिन लेने वाला, जानकारी को लेकर के जाने वाला कौन है? आपकी नसाहरू। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यो आँखाबाट, तो आँखाको नसाहरू यो जानकारी लिएर मस्तिष्कतिर जान्छन्। अनि फेरि मस्तिष्कलाई थाहा हुन्छ कि यो के भइरहेछ। यसरी नै कुनै पनि कुरालाई स्पर्श गरेपछि यो कुरा छ कि छैन, यो सबै हामीलाई थाहा भइरहेछ, किनकि नसाहरू आफ्नो कार्य गरिरहेछन्। त्यो कारणले दुईटा प्रकारको हुन्छन्, एउटा सेन्स गर्नेवाला हुन्छन्, एउटा मोटरवाला हुन्छन्, रिएक्सन दिनेवाला। अगर नसाहरू काम ना करे तो पता है क्या होगा? जैसे कई लोगों के साथ में डायबिटीज होने पे वो नसों की जो उनके काम है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। चोट लग जाए पता ही नहीं चलता, व्यक्ति को चोट लग गई, रगत निकल रहा है, पता ही नहीं चलता। नसा अगर काम ना करें हमारी तो हम गर्म चीज को छू लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो इतनी गर्म है कि हमें हाथ हटाना चाहिए, जल जाएगा हमारा हाथ। इतना कार्य ये हमारे शरीर के अंदर
कर रही है। लेकिन ये सारी जानकारी पूरे शरीर के अंदर ले जाने का जो पूरा सिस्टम है, तो नसाहरू बाटा भइरहेछ हाम्रो शरीर सम्पूर्ण शरीरको भित्र। जे पनि जानकारी चाहिन्छ, अब यो मृगौलालाई केही जानकारी मस्तिष्कले दिन खोजिरहेछ भने, तो फेरि त्यसको लागि नसाहरूको माध्यमले नै हाम्रो यो शरीर कार्य गरिरहेछ। तो ये सबै आफ्नो नसाहरूको काम छ। यो मैले अलिअलि जानकारीको लागि तपाईँलाई इमेज नै दिखाएँ कि यो कसरी हाम्रो यहाँ आफ्नो यो मेरुदण्ड छ, मेरुदण्डबाट सम्पूर्ण शरीरको भित्र गइरहेछन्। हातमा पनि, खुट्टामा पनि, तपाईँको मुटुमा पनि, यहाँ अनि मृगौलामा पनि, तपाईँको कलेजोमा पनि, सबैतिर नसाहरूको एउटा जाल छ, सञ्जाल छ, नेटवर्क छ अनि यो राम्रोसँग कार्य गरिरहेछ। अब बचाएँगे। अब अगर कसैलाई नसाहरूमा केही समस्या आउँछ भने त के गर्ने? सबैभन्दा राम्रो प्राणायाम, अनुलोम-विलोम प्राणायाम। भन्छौँ नि, अनुलोम-विलोम प्राणायाम गरेर शरीरको 72 लाख 72 करोड 72 लाख 10,201 नस नाडीहरूको जुन यो सञ्चार छ, त्यसमा ऊर्जा एकदमै राम्रोसँग प्रवाहित हुन्छ के। मुख्य रूपमा त हाम्रो पुरा जो स्पाइन छ नि, मेरुदण्ड त्यसलाई राम्रो गर्छ। अनुलोम-विलोम प्राणायाम नसाहरूका लागि एकदमै अमृतको कार्य गर्छ। नसाहरू सम्बन्धित केही पनि समस्या छ भने मिनिमम 20 मिनटदेखि आधा घन्टासम्म अनुलोम-विलोम प्राणायाम कहिले पनि नछोड्नुहोला। ठिक छ? अर्को, पतञ्जलिको औषधिको सन्दर्भमा कुरा गरौँ तो तपाईँहरूको पासमा एउटा पुस्तक छ, उपचार पद्धति। त्यसमा लेखिएको पनि छ, त्यसमा कार्य गर्छ न्युरोग्रिड। के कार्य गर्छ? न्युरोग्रिड। नसाहरूको समस्यामा अनि त्यो नसा चेपिएको अवस्थामा आसनहरूको अभ्यास नै सबैभन्दा राम्रो छ। अरू के छ राम्रो हाम्रो नसाहरूका लागि? चिसोको बेलामा यो शिलाजीत एकदमै लाभकारी छ नसाहरूका लागि। अश्वगन्धा पनि शिलाजीत पनि नसाहरूका लागि एकदमै लाभ गर्छ। त्यो सबैजनालाई थाहा हुनु पर्यो फेरि, त्यो कारणले मैले भने। थाहा भयो सबैजनालाई? बुझ्नुभयो? अगाडि जाउँ? ठिक छ। यो पनि नसाहरूको नै स्ट्रक्चर छ। सम्पूर्ण शरीरमा गइरहेछन्, तर हाम्रो मेरुदण्डबाट निस्किएर गइरहेछन्। ठिक छ? अश्वगंधा र शिलाजीत। चलो अभी आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाते हैं। अब जस्तो हाम्रो शरीरमा नसाहरूको सिस्टम छ, त्यसै नै सम्पूर्ण शरीरको भित्र यहाँ मस्कुलर सिस्टम अहिले देखाएको छैन, फोटो आइरहेछ, आएपछि देखाउँछु। यसै नै हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा एउटा कार्डियोभास्कुलर सिस्टम पनि छ, रगत सञ्चरण सञ्चार तन्त्र पुरा, त्यो पनि देखाउँछु हजुरलाई। अहिले हामी पेटको कुरा गरौँ, किनकि सम्पूर्ण रोगहरूको समाधान यहाँ पेटमा नै छ। पेट ठीक है तो सब बढ़िया, पेट गड़बड़ तो सारी बीमारियां यहीं से निकल करके आती हैं। पाचन तंत्र हमारा पेट में ऊर्जा बनाउनेको लागि रस चाहिन्छ, तो रस को पाचन हाम्रो शरीरको भित्र नै हुने हो। तो त्यो हेरौँ हामी। अब ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है स्टमक, पेट, यो छ नि पछाडि जो अलिकति लुकिएको छ लिभर पछाडि, यो यहाँ छ तपाईँको लिभर, यहाँ छ तपाईँको पेट, आमाशय। ठिक छ? आमाशय। जब हामी खाना खान्छौँ, भोजन लिन्छौँ, तो सबैभन्दा पहिले भोजन हाम्रो मुखमा जान्छ। मुखमा दाँतबाट हामी सानो बनाउँछौँ आफ्नो भोजनलाई अनि त्यसपछि मुखबाट यो जो पेटको स्टार्टिङमा एउटा पाइप जस्तो देखिरहेछ नि माथि एकदमै, यो यो अन्न नली हो, आहार नली हो, फूड पाइप। यो भोजन हाम्रो अन्न नलीमा जान्छ अनि अन्न नलीमा पुग्ने बित्तिकै एउटा सन्देश हाम्रो मस्तिष्कतिर जान्छ कि भोजन आइरहेछ। ठिक छ? अनि मस्तिष्क के गर्छ? भोजन पचाउनेका लागि हाम्रो शरीरको भित्र रसहरू चाहिन्छन्। त्यो रसहरूलाई हामी बायोलोजीको भाषामा एन्जाइम्स भन्छौँ। केमिकल जस्तो हुन्छन्, अलिकति एसिडिक। एसिडिक मतलब अम्लीय अलिकति, भोजन पचाउनेका लागि थोड़े तेज एसिड होते हैं। तो एसिड हाम्रो पेटको भित्र हाम्रो मस्तिष्क रिलिज गर्छ, निकाल्छ। अनि भोजन आएपछि यो जो पेट छ नि हाम्रो, यो जुत्ता जस्तो स्ट्रक्चर भन्छौँ यसलाई, ये जूते जैसा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका, तर ये सामान्य रूपमा अलिकति खुम्चिएर खुम्चिएर बसौँ भनौँ, खुम्चिएर नै रहन्छ। अनि जब भोजन हाम्रो पेटको भित्र जान्छ तो हाम्रो पेटको मांसपेशीहरूको भित्र फैलने सामर्थ्य छ, वो फैल सकती है, स्ट्रेच हो जाती है। और फिर वो क्या करता है पेट भोजन आने के बाद में, आप देखो कितना छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, भोजन इसमें जाते ही जो रस होता है ना, रस वो मिश्रित होता है।
और वो रस मिश्रण होकर के फिर ये जो हमारा पेट है, जैसे आप मक्खन निकालते हो ना दूध से, वो दही से मक्खन निकालने का क्या चलाते हैं उसको, मथनी बोलते हैं, के भन्छ नेपाली में मधानी। हाँ, तो मधानी चलाते ना, ऐसे ही हमारे पेट के अंदर भी मंथन शुरू हो जाता है। वो मिलता है ना लिक्विड उसके साथ में, वो रिलीज तो हो गया, भोजन भी आ गया। अब तुम मिश्रण उनो पर्यो, तुम मिश्रण का लागी हाम्रो शरीर हाम्रो पेटको भित्र फेरि मधानी जस्तो नहीं हुन्छ, वो मिलता है पूरा का पूरा केमिकल जो रिलीज हुए, जो रस निकले, वो भोजन के साथ में मिलते हैं। और फिर वो भोजन को लिसलिसा जैसा बनाते हैं, भोजन को और छोटा तोड़ते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा छोटी टूटी हुई मात्रा में, जितना ज्यादा सानो अवस्था में भोजन के पहुंच जाएगा, उतना ही ज्यादा हमारी आन्द्राहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यो भोजनबाट केही पनि न्यूट्रिएंट निकालने में, रस निकालने में। तो भोजन है अभी, तो ये भोजन के साथ वो अच्छे से मिलता है पेट के अंदर, और मिलने के बाद फिर वो नीचे जाता है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें टोटल कितना टाइम लगता है? 4 देखी 6 घंटा। कति समय लाग्छ? 4 देखी 6 घंटा। तो 4 त्यस्तो खालको भोजन खान पर्यो फेरि, जो हामी 4 देखि 6 घंटामा पचाउन सक्छौं। अब हाँ, डाइजेस्ट गर्न सक्छौं। जो भोजन हामी 4 देखि 6 घंटाको भित्र डाइजेस्ट गर्न सक्दैनौं, त्यो भोजन खाएर केही फायदा नहीं है। वो कहते हैं खाना पैखाने में निकल जाता है, पचा तो नहीं ढंग से, वो आंद्रा में चला गया। आंद्रा उससे जब पचा ही नहीं तो फिर उससे रस निकालेगी कैसे? उससे कैसे आयरन, मिनरल, कैल्शियम वगैरह, प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह कैसे निकालेंगे आंद्रा? उसके लिए तो भोजन पूरा का पूरा पचना चाहिए। तो हमरे ये जो पेट में 4 से 6 घंटे रहा। अर्को एउटा इंटरेस्टिंग कुरा कि अगर हामी फल खाइरहेका छौँ भने, तो फल या जैसे खीरा, काकरो, टमाटर इत्यादि जो कच्ची अवस्था में है, उन्हें पचाना हमारे पेट के लिए थोड़ा सरल होता है। वो 2 से 3 घंटे के अंदर पचा लेता है। खिचड़ी 3 देखि 4 घंटाको भित्र पच्छ। त्यो कारणले तपाईँलाई रातिमा खिलाइरहेको छु, ताकि तपाईँको पेटलाई अलिकति विश्राम मिलोस्। ठिक छ? पाचन सजिलो हुन्छ के? तो अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, के गर्दा राम्रो छ? कुन कुरा खाना राम्रो छ? ऐसा कुछ खाना अच्छा है जो हमारा पेट पूरी तरह से पचा ले, तो उसमें से उसके 80 से 100% पोषक तत्वों को हमारी आंतें निकाल सकें। या फिर वो खाना अच्छा है जो हमें टेस्ट में तो अच्छा लगा, पर हमारा पेट उसको पचा पाया 30-40%, तो आते आंद्राहरू उसमें से 30-40% ही पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाए। के खाना राम्रो छ? जो 80 से 100% पचाया वो, या जो 30 से 40% पचाया वो? 80 से 100%। जैसे लौका, घिनौला, ये बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होती है। एक और नियम है कि कौन सी चीज ज्यादा समय लेगी पचने में। जो चीज गैस के ऊपर रखने के पश्चात, आंच के ऊपर रखने के पश्चात पकने में जितना अधिक समय लेती है, वही चीज पेट में पचने में उतना ही अधिक समय लेती है। अब जस्तो मूंग को दाल को कुरा गरौँ, मूंग को दाललाई एउटा सिटी मात्र चाहिन्छ कुकरको, है? और मास को दाल आधा घंटा मिनिमम लगता है आपका मास की दाल में, आधा से 30 मिनट से 45 मिनट। और जो मूंग की दाल है, वो जो दाल होती है वो तो और भी ज्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर पक के तैयार, तो वो जल्दी पक गई, तो वो जल्दी पचेगी। लौकालाई पकाउने में कति समय लाग्छ? एउटा सीटी 5 देखि 7 मिनट। जितनी जल्दी वहां पकी, उतनी जल्दी पेट के अंदर पचेगी, और पोषक तत्व उसके अंदर भी पर्याप्त मात्रा में। और ऐसे ही अगर आप बाकी कोई और सब्जी लो जिसको पकाने में बहुत समय लग रहा हो, जैसे कि कई हो सकती है, हाँ, कटहल पकाने में समय लगता है, तो पचाने में भी समय अधिक लगता है। और ऐसे ही राजमा को कुरा गर्नुहोस्, राजमा को पकाउने में कति समय लाग्छ नि? तो पचाने में पनि त्यति नै समय लाग्छ। चना भी पचाने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगता है, इनसे कम लगता है। और ऐसे ही गेड़ा गुड़ी, तो वो पहाड़ों की तरफ अच्छी रहती हैं, परंतु कम मात्रा में। इसीलिए हमारी परंपराओं में एक चीज है, पहाड़ों की साइड में क्या करते हैं? पानी ज्यादा रखते हैं और दाल कम रखते हैं। अभी तो अपना टेस्ट बन गया ऐसे, लेकिन पूर्वजों को ये ज्ञान था। इसीलिए गेड़ा गुड़ी को मात्रा कम, पानी को मात्रा, झोल को मात्रा बड़ी, ताकि वो कम खाया जाए। और उसके पानी में भी उसके पोषक तत्व आ जाते हैं ना, झोल में भी, तो पनीर आवगर छ। इसीलिए किसी को बहुत ज्यादा पेट की समस्या हो जाए, तो क्या कहते हैं? मूंग की दाल का पानी पिलाओ, झोल मात्रे।
वो भी अगर मूँग की दाल भी नहीं पचा सकता, तो एटलीस्ट झोल पचा सकता है। तो उसको पोषक तत्व भी मिलेंगे शरीर को चलाने के लिए और इससे उसको जो है पाचन भी ईज़ी होगा।